मेरे प्यारे प्रतिभागियों, RNIS एकेडमी की ओर से हिंदी माध्यम में छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की क्लास लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आज हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी माध्यम में इस तरह की रेगुलर कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी, इस बात का आप भरोसा रखिए। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ते हुए आज हम लोग जानेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में मानव अधिकार शब्द का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, उसके कृत्य और विशेष रूप से सशस्त्र बलों की जांच के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरह की प्रक्रिया अपनाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जब पिछली बार मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ाया था तब मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स आए थे जिन्होंने ये समझा कि मैं मानवाधिकार का कोई जानकार व्यक्ति हूं। तो ये कानून अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो न सिर्फ यहां पे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के सामान्य लोगों की बहुत मदद भी कर सकते हैं। तो ये कानून आपको अपने समाज में एक नेचुरल लीडर बनाता है। तो चलिए सब्जेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मानव अधिकार क्या है? इससे भी पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अधिकार क्या चीज होती है। अभी अधिकार शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, न्याय, अन्याय, अधिकार, कर्तव्य। थोड़ा गहराई में जाकर के पूछे अधिकार है क्या चीज। तो अधिकार जो है ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ये वो स्वतंत्रताएं हैं, ये वो परिलाभ हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि सभी लोगों को उपलब्ध हो तो बन जाते हैं मानव अधिकार। तो अधिकार का मतलब मौका, अधिकार का मतलब आपको किसी काम करने की स्वीकृति या कोई चीज करने या ना करने का फ्रीडम जो मिलता है, आजादी जो मिलती है, वो है अधिकार। मैं चाहूं तो मेरे सामने पड़े हुए पानी के गिलास को उठा करके मैं पानी पी सकता हूं, कोई मुझे रोकेगा नहीं। यह है अधिकार, पानी पीने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, सोने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, धन कमाने का अधिकार। तो ये सब काम करने से मुझे कोई रोकेगा नहीं, वो काम मैं फ्रीली कर सकता हूं। वही स्वतंत्रता, वही आजादी, वैसी परिस्थितियां, वो होते हैं अधिकार। और ऐसे अधिकार जो हर मनुष्य को मिलने चाहिए वो है मानव अधिकार। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र स्वीकार किया था और इसी चार्टर के आधार पर 30 प्रकार के अधिकारों को, 30 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है चिन्हित किया गया, जिसके अंतर्गत भोजन करने का, सोने का, खुशी खुशी जीवन जीने का, परिवार में रहने का, गिरफ्तारी से बचने का, ठीक है, समानता आधारित जीवन जीने का, स्वतंत्रता का, शोषण के से मुक्ति का, वोट डालने का, अपने धर्म को मानने का, ये सारे अधिकार जो हैं वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आया है, जो 10 दिसंबर 1948 को पारित हुआ था। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। और उन्हीं 30 अधिकारों की सूची में से कुछ अधिकारों को हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया हुआ है। तो वो सूची में से हमने मानव अधिकार शब्द को लिया है। इतिहास तो बहुत पुराना है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस में जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, अमेरिकी संविधान, ये सब कहीं ना कहीं मानव अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को जो है अधिसूचित करते हैं और दुनिया के सामने नए आइडिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भारत में वैदिक काल से अधिकार और कर्तव्यों का जो दृष्टिकोण है वो बना रहा है। तो इन सब बैकग्राउंड को देखते हुए हम लोग मानव अधिकार के मामले में आगे बढ़ेंगे। प्राण यानी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, आजादी, समानता, सब बराबर रहें और व्यक्ति की गरिमा, इन सब से संबंधित ऐसे अधिकारों को हम मानव अधिकार कहेंगे जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत है। प्रत्याभूत मतलब फुल गारंटी, भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीड है या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट है। मतलब वो जो मैंने अभी अभी आपको बोला ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में जो शामिल है। और उसके जैसी बहुत सारी घोषणाएं जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सभी देशों के बहुमत से स्वीकार किया है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा या इंटरनेशनल कन्वेंशन। वहां पर वो शामिल रहे। या फिर
भारत में न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय। तो 3 तरह के अधिकारों को हमने मानव अधिकार कहा है। एक तो संविधान में गारंटेड, देखिए संविधान में मौलिक अधिकार जो है, 6 मौलिक अधिकार जो है क्लियर कट आपको दिखेंगे, लेकिन उनका काफी डिटेल भी है। नीति के निदेशक तत्व जो भाग 4 में है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर भी बहुत सारे हमारे प्रिविलेजेस या विशेषाधिकारों के बारे में लिखा गया कि जनता का कल्याण करने के लिए सरकार ये करे। वो भी अधिकार है, तुरंत नहीं मिलेंगे, पर धीरे धीरे सरकार कानून बना करके उन अधिकारों को हमें देगी। तो ये जो है संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार है, ठीक है। प्रत्याभूत का मतलब गारंटी है, नहीं मिलेगा तो सरकार के पास जा सकते हैं, वो सिर्फ भाग 3 मौलिक अधिकार में होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की महासभा के द्वारा पारित जो अधिकार है, जो हर इंसान को मिलने चाहिए, जिसमें मैंने वो 30 अधिकार भी बोले थे। इसके अलावा यूएनओ ने महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया है और नस्लवाद के खिलाफ एक कन्वेंशन या प्रस्ताव पारित किया है, आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, और तो और सिविल और राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का घोषणा पत्र, ये सब यूनाइटेड नेशन से जारी किया है। ये सब अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में आते हैं और ये हमारे मौलिक अधिकारों को अधिसूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मानव अधिकार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव अधिकार, हर इंसान को जो अधिकार मिलने चाहिए, उसके संरक्षण की हमने खास व्यवस्था की है। बहुत सारी एजेंसीज बनाई हैं जो हमारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। सबसे पहली एजेंसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। लॉन्ग क्वेश्चन इधर से आएगा, 15 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल इसी से पूछेगा। फिर आता है राज्य मानव अधिकार आयोग, ये छुपा रुस्तम है, अचानक से सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा फट से, पता ही नहीं चलेगा। और तीसरा है मानव अधिकार न्यायालय, कभी पूछा नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लायक है। और विशेष लोक अभियोजक, ये आपका सबसे अंतिम अधिकारी है जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, ये काम करते हैं मानव अधिकार संरक्षण के लिए। कैसे, अब हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मानव अधिकार की जर्नी। मानव अधिकार की जर्नी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने की योग्यता किसके अंदर है? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर उच्चतम न्यायालय में कोई अन्य न्यायाधीश भी चलेगा। 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में थोड़ा सा अंतर किया गया, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसी न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश, अगर सेवारत है तो भी, या रिटायर्ड है तब तो और भी अच्छा, उसको हम लोग बनाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की आपका मानवाधिकार का संरक्षण करने वाली संस्था है, जिसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। अध्यक्ष होंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। सदस्य टोटल 11 सदस्य हैं, यहां पे 5 धन 6। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, एक और न्यायाधीश, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के एक और न्यायाधीश या तो रिटायर्ड या फिर वर्किंग यहां पे रहेंगे। उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश या तो रिटायर्ड या फिर वर्किंग। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहां पे सदस्य रहेंगे। इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए। अक्सर हमारे रिटायर्ड न्यायाधीश लोग यहां आते हैं। आज तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सिर्फ उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश लोग ही बने, क्योंकि वर्किंग रहेंगे तो फिर उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड। अब 3 एडिशनल सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होंगे, जो बहुत ही अनुभवी होंगे मानव अधिकार के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, और इनमें से एक का महिला होना बहुत जरूरी है। 2019 में इस प्रोविजन को रखा गया है। इसके बाद यहां पर 5 सदस्य हो गए जिनको कि सीधा सीधा रखा जाएगा, लेकिन 6 ऐसे सदस्य हैं जिनको कि आपका पदेन रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यता मिलेगी। पदेन का मतलब वो काम कुछ और करते हैं, लेकिन यहां पर मानवाधिकार आयोग में शामिल हो जाएंगे क्योंकि वो उस पद पे हैं। पदेन सदस्य जो हैं वो किसी न किसी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये पदेन सदस्य हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
पदेन सदस्य हैं मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी इसके सदस्य रहेंगे। हो गए 3। चौथे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चौथे सदस्य। 5वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। 6वें राष्ट्रीय बाल अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो इस तरह से ढेर सारे सदस्य जो हैं इसमें शामिल होंगे। दिव्यांगों के लिए जो आयुक्त हैं उनको भी इसमें जो है शामिल किया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से ढेर सारे सदस्य यहां पर रहते हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सभी की सूची नहीं बनानी है, बस आप ध्यान रखिए कि आप मानवाधिकार आयोग की संरचना बताते हुए अध्यक्ष की योग्यता बताने से ना चूके। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, और 2 और न्यायाधीश, 3 सदस्य, और जिनमें से 1 महिला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी पदेन सदस्यों की सूची रेयरली ही पूछेगा, अगर किसी साल आपको एकदम चौंकाना हुआ तभी। आगे बढ़े। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर यह राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, यह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। और प्रधानमंत्री जो है ये एक नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देती है सदस्यों की नियुक्ति के लिए। तो एक नियुक्ति समिति की सलाह जो है यहां पे मानी जाएगी, और नियुक्ति सदस्य में सिर्फ सरकार के लोग नहीं होंगे, यहां पे विपक्ष के लोग भी हैं। तो चलिए देखें, नियुक्ति समिति का जो अध्यक्ष है वो है भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसके बाद राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष की जगह कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है स्पीकर, टेंशन नहीं लेना है, लोकसभा अध्यक्ष का ही दूसरा नाम है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अक्सर ये लोग सत्ता पक्ष के लोग होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैबिनेट के सदस्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। देखिए, राज्यसभा के सभापति को नहीं लिया गया। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, वो ऐसे भी संवैधानिक पद है, तो उनको यहां नियुक्ति समिति में शामिल नहीं किया गया। तो लोकसभा राज्यसभा के एक अधिकारी हैं। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले, और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता, ऑपोजिशन पार्टी वाले। तो 6 लोगों की यह समिति है, जिसमें से 2 सरकार के हैं, 2 संसद के अधिकारी हैं, और 2 जो हैं विपक्ष के लोग हैं जो संसद के सदस्य हैं। तो ऐसी 6 सदस्यीय समिति जो है सभी अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करती है, उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देती है, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं अपने पद और मुद्रा से, बाय सील एंड साइन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 3 वर्ष या 70 वर्ष ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, 3 साल जो है ये कार्य करते हो गए हों, या फिर अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ये काम कर सकते हैं। 3 इयर्स और 70 इयर्स, 70 वर्ष की अधिकतम आयु तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है। देखिए, 65 साल में तो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर ही होता है, अब उसको अध्यक्ष बनाएंगे तो थोड़ा तो टाइम देंगे। तो या तो 3 वर्ष का कार्यकाल या फिर कुल 70 वर्ष की आयु का वो हो गया हो, तो इतना समय इनको मिलता है। अभी जैसे मुझे मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना देंगे, मेरा कार्यकाल होगा 3 साल। अगर मैं जज हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज, और मुझे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना देंगे तो मेरा कार्यकाल होगा 3 साल। उसके बाद मेरे को रिटायर होना कंपलसरी है, और मैं दोबारा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता, और मैं भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। 70 साल की अधिकतम आयु, अगर मान लीजिए कोई 68 साल का व्यक्ति जो है मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनता है, तो 69, 70 2 साल ही रहेगा, तीसरे साल नहीं रहेगा, 70 पे रिटायर। ठीक है, पद मुक्ति की बात करें, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को जो है अपने त्याग पत्र दे करके पद से मुक्त हो सकते हैं, या फिर उनको बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्तगी जो है उसके लिए खास प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति अगर किसी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को बर्खास्त करना चाहे तो दो आधारों पर कर सकते हैं, साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता को यहां पर आपका स्थापित करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे। कौन सा वाला न्यायाधीश? जो करंटली है, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ है ना। तो हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो तो रिटायर्ड हैं, तो करंट जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उन लोग जांच करेंगे क्योंकि वो लोग न्यायाधीश हैं। जांच करने के बाद वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि भाई इनको बर्खास्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने बर्खास्त करने का सलाह दिया तब राष्ट्रपति जो है इनको बर्खास्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। देखो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, टेक्निकल चीजें हैं ना, और टेक्निकल चीजें हमेशा दिमाग खाती है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि ये सब चीजों को जो है फटफट फटफट पढ़ते हुए निकल जाओ, लेकिन जब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उठाओगे, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग को उठाओगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को उठाओगे, फिर आप नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उठाओगे, इसके बाद आईटी से रिलेटेड एजेंसीज को उठाओगे, ऐसी अलग अलग जो अथॉरिटीज है, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको जो है आप एक एक पेज में लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने सभी संस्थाओं के बारे में क्रम से पढ़ रखा है तो धीरे धीरे करके वो आपके दिमाग में आने लगते हैं। जैसे कि कार्यकाल को ही ले लीजिए, अलग अलग अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को अगल बगल लिख करके आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सीएजी का जो है आपका कार्यकाल लिख दिया, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल लिख दिया, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल लिख दिया, फिर पीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल लिख दिया। तो कार्यकालों में कंपैरिजन करके आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है, रट्टा मारने में आसानी होती है। वैसे ही जब पेपर 7 पार्ट 1 के अलग अलग संस्थानों के बारे में आप पढ़ेंगे, सबकी बेसिक चीजें, अध्यक्ष कौन बनता है, नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, बर्खास्तगी कैसे होती है, इन सबको अगल बगल लिख देंगे ऐसे बड़े से चार्ट में है, या फिर एक ही कॉपी में लिख देंगे, पेज पलट पलट के देखते रहेंगे, दिमाग में घुसता जाएगा। और एक बार उस तरह से याद हो गया तो फिर आप लॉ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इनको बर्खास्त करता है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि हमारे जो सदस्य हैं, ठीक है, ये आपका पागल हैं, मानसिक दृष्टि से अक्षम है, या अनुन्मोचित रूप से दिवालिया हैं, पैसे उधार लिए लेकिन वापस नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अक्षम है। शारीरिक दृष्टि से अक्षम मतलब मान लीजिए कोई कोमा में ही चला गया, अब वो आके बताएगा तो नहीं मैं पागल हूं या दिवालिया हूं, तो ऐसी जांच में उनको अक्षम घोषित किया जाएगा। अगर सिद्ध दोष अपराधी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। या फिर उन्होंने कोई लाभ का पद धारण कर लिया है, या फिर उन्होंने कोई लाभ का पद या रोजगार हासिल कर लिया है, कोई नई नौकरी इन्होंने ले ली है, कोई रोजगार ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में भाई आपका बर्खास्तगी तय है। ठीक है, मान लीजिए मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य हूं और उसके बाद मैं कर लेता हूं मस्त नौकरी, ठीक है, आपका किसी कंपनी में क्लर्क बन जाता हूं, तो फिर हाँ, तो फिर आप जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये एक सलाहकारी संस्था है। लोग ये सुनते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये बहुत तोप संस्था है, राष्ट्रीय, बड़ी बात, मानवाधिकार दुनिया भर ग्लोबल लेवल का चीज है, तो फिर तो ये जहां भी जाएंगे तोप जैसे चलेंगे और जो सामने आएगा वो मरेगा। हम तो ऐसे ही सोचते रहते हैं ना, लेकिन ऐसी सोच से बाहर निकलिए भैया। सामान्य जीवन लोग तोपचंद नहीं होते, समझदार जरूर होते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग बिना नोट्स बनाए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी दूर दूर से पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे अंदर तो फुल समझदारी है, हाँ, तो फिर आप खुद को तोपचंद ही समझते रहेंगे और चूक जाएंगे। इसलिए लिखना शुरू कीजिए, और स्पेशली आप लोग जो आंसर लिखते हैं
वो हम लोगों को मेल कर सकते हैं, वो हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग उन आंसर्स पे आपको अपना ओपिनियन देंगे, आंसर्स इंप्रूव करने के आइडियाज देंगे। तो मैं विवेक पटेल, मेरे साथ है भूमेंद्र सिंह सर। आप जो है हमको छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के आंसर्स भेज करके उनकी क्वालिटी इवेल्युएट करा सकते हैं और अपनी तैयारी से रिलेटेड जो दुविधाएं हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपको मेंटरशिप उपलब्ध कराएंगे और ये मेंटरशिप जो है ये आपको छत्तीसगढ़ पीएससी की इस जटिल प्रक्रिया से पार कराएगा। देखिए, कोचिंग में तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी के दौरान मानसिक और शारीरिक दृष्टि से मजबूत रहें, आपका जो सोच है वो सही दिशा में चलता रहे, और इसके लिए आपको जो है अच्छे ग्रुप और अच्छे मेंटर्स की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सलाहकारी संस्था है, ये तोप नहीं है। ये संस्था जो है आपका सरकार को सिर्फ सलाह देने काम करती है। सरकार अगर इनकी सिफारिशों को ना माने तो ये कुछ भी दबाव नहीं डाल सकती या कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। ठीक है, तो सलाहकारी संस्था के रूप में इसके कार्य हैं, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन। मानवाधिकार आयोग बना ही क्यों है? जांच करने के लिए कि कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आजादी से घूमना चाह रहा है, पर हम उसको हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिए, कमरे को ताला मार दिए हैं। पुराने जमाने में जो देखे थे कि लड़कियों के फादर बोलते थे तुम इस लड़के से मत मिलो, और उसको जो है कमरे में बंद कर देते थे। फिर लड़कियां जो बिस्तर में पड़े पड़े रोती रहती थी, लड़का उधर आहें भरता रहता था। ये लड़के और लड़की दोनों के मानवाधिकार का उल्लंघन है, और ऐसे उल्लंघनों के मामले की, मतलब फिल्मी नहीं, रियल में जो मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं उनकी जांच करने का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है। ठीक है, अब इस जांच के दौरान अगर कोई सरकारी लापरवाही सामने आती है या निजी क्षेत्र के किसी अधिकारी की, किसी कंपनी की, किसी व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, किसी परिवार के व्यक्ति की, समाज के व्यक्ति की, किसी अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी या सामाजिक संस्था की लापरवाही सामने आती है, उनके द्वारा कोई खुलेआम ऐसा काम किया गया जो कि किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो सारी लापरवाही को यहां पर नोट किया जाता है। तो सरकारी लापरवाही या निजी क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के लोगों की जो लापरवाही है उसको देखा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका सड़क बनी है, इंजीनियर ने ठीक से बनाया नहीं, सड़क में हो गए गड्ढे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति वहां से स्कूटी में जा रहा है, उसका स्कूटी का चक्का उसमें घुस गया, वो गिर गया और उसको चोट लग गई, मान लो सिर फूट गया। तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीने का जो मानव अधिकार है वो तो उस व्यक्ति का छिन गया। तो फिर तब तो कुछ ना कुछ हर्जाना मिलना चाहिए, कंपनसेशन। सरकार बोलेगी रोड दे दिया, आप कंपनसेशन मांग रहे हैं। इंजीनियर बोलेगा हमने तो बना दिया, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, ठीक से गाड़ी चलाना चाहिए था। लेकिन खराब रोड व्यक्ति की जान को खतरा है, उसके जीने के अधिकार यानी मानव अधिकार को खतरा है, और ऐसे मामले में सरकार की लापरवाही, इंजीनियर की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही, चाहे सरकारी हो चाहे निजी, सबकी लापरवाही जो है मानव अधिकार उल्लंघन में आता है। तो एक टूटे हुए सड़क का जांच भी मानव अधिकार आयोग कर सकता है। इसके बाद जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये कोई नहीं करता, ये सिर्फ मानवाधिकार आयोग करता है। जेल सुधार, जेल जो है, हम कैदियों को यहां पे रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। फिर हमें लगता है जेल के अंदर अगर कोई तकलीफ पा रहा है, अगर किसी कैदी को अच्छा लाइफ नहीं मिल रहा है, तो हम बोलते हैं भाड़ जाए, वो तो वैसे भी अच्छा इंसान नहीं है कि नहीं। तो ऐसे में क्या है कि दुनिया भर में आपका जो है कैदियों की स्थिति कमजोर और खराब रही है। कैदी भी इंसान है, उनको भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इनफैक्ट चूंकि वो बुरे इंसान है इसलिए उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इसलिए जेल सुधार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलों में मानवीय परिस्थिति बनी रहे, अच्छा खाना और ठीक ठाक रहने की जगह रहे, ताकि जेल से लोग सुधर करके समाज में आए, बिगड़ के नहीं। इसलिए जेल सुधार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य है। भारत के सभी जेलों में, जेलें राज्य सरकार के अधीन आती हैं, सभी जेलों में ये विजिट करते हैं और वहां पर कैदियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मापदंड बनाते हैं, उनको लागू करवाने के लिए सरकारों को सलाह देते हैं। इसके बाद आता है आतंकवादी कृत्यों की समीक्षा। अब देखिए, कहीं पर भी आतंकवादी कृत्य होता है तो वहां पर आतंकवादियों ने किस तरह से लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन किया और किस तरह से पुलिस कार्यवाही के दौरान भी आपका जो है मानवाधिकारों का ध्यान नहीं रखा गया, इन सब चीजों की जांच भी मानवाधिकार आयोग करता है। तो यहां पे एक हल्ला होता है, लोग बोलते हैं पुलिस का, सेना का, हमारे बहादुर जवानों का मानवाधिकार आयोग जांच करता है, उनका मोराल को नीचे गिराता है, और वहीं पर आतंकवादी लोग का कोई जांच नहीं करता।
तो देखिए, आतंकवादी लोग तो पहले से ही मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके ऊपर तो आक्षेप लगाने के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। लेकिन कई बार पुलिस और सेना भी आपका आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों का ध्यान नहीं रख पाती है, जिनकी उनको ट्रेनिंग मिली है, जिनके लिए उनका सम्मान किया जाता है कि हमारे पुलिस वाले आतंकवादियों जैसे हिंसक और क्रूर नहीं है, वो सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो मानवाधिकार की रक्षा उनको भी करनी चाहिए। इसलिए तो आतंकवादी कृत्यों में पुलिस और आतंकवादी दोनों की भूमिका की ये समीक्षा करते हैं। तो ये जो है बेसिक 4 काम है। इसके बाद आपके एडिशनल वर्क्स आते हैं। सरकार कोई भी कानून बनाती है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके अंदर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो सेफगार्ड्स, जो रक्षोपाय शामिल किए गए हैं, उनकी वो जांच करती है, वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं। फिर मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करती है, मानव अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता लाती है, ठीक है। एनजीओज की सहायता लेकर के लोगों को जागरूक बनाते हैं कि भाई सब जाने अपने अपने मानव अधिकार के बारे में। मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, दोनों भाई भाई। मौलिक अधिकारों के बारे में लोग जाने और सिर्फ जाने नहीं, उनको मांगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका एनजीओज के साथ मिलकर के पूरा इकोसिस्टम बनाना, फाइनली अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये सारा काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है, ठीक है। जागरूकता बढ़ा रहा है, अनुसंधान कर रहा है। फर्क क्या पड़ता है? आखिर क्यों हम लोग इतना मानवाधिकार चिल्ला रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, दुनिया के जो सबसे अच्छे देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां पर लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और जहां जा करके नौकरी खोजने का प्रयास हमारे देश के लोग करते रहते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं अच्छी जिंदगी की तलाश में। ये अच्छी जिंदगी उन देशों में इसलिए है क्योंकि उन देशों में ऑटोमेटिकली मानव अधिकार और बेहतर जिंदगी के प्रति एक कमिटमेंट है। वहां के लोग न सिर्फ अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं बल्कि दूसरों को भी मौका देते हैं, और इसीलिए हमारे देश के लोग बेहतर जिंदगी के लिए वहां जाना चाहते हैं। अगर हमारे देश में भी हम मानव अधिकारों को बढ़ावा दें तो दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमारे देश की लाइफस्टाइल को, जीवन स्तर को, लोगों की जिंदगी को देख के इंस्पायर होंगे और हमारे देश में आके रहना चाहेंगे। तो खाली विश्व गुरु की बातें करने से नहीं, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने से हमारा देश बेहतर बनेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, अब अगर कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वो जांच कर सकता है। जांच की शक्तियां कैसी होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके यहां पर रखा है। तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को ये चीज ठीक से समझ में आई कि नहीं। तो चलिए मैं यहां पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं। जस्ट लिसन टू मी। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले की जब जांच शुरू करता है तो उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, इसीलिए तो न्यायाधीशों को बिठाया था। सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं मानव अधिकार आयोग के पास, सिविल न्यायालय की शक्तियां। सिविल न्यायालय की शक्ति में सबसे पहली ताकत यह है कि किसी भी व्यक्ति से अब जांच करना स्टार्ट करेंगे तो व्यक्तियों का कथन नोट करेंगे, कौन क्या कह रहा है ना। अपने अदालत देखिए, इधर गवाह खड़े होता है, एक तरफ मुलजिम खड़े होता है एंड ऑल दैट, है ना। तो सबसे पहले इनके पास पावर है शपथ पत्र पे साक्ष्य लेने का, यानी डिपोजिशन। कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको रिटर्न में ले लेते हैं, इसकी बात जो है सही है कि नहीं बाद में देखेंगे, इसकी बात को हम लोग एक आधार या साक्ष्य मान लेते हैं। तो शपथ पत्र पे ये लोग साक्ष्य ग्रहण करते हैं। नंबर 2, ये लोगों की गवाही हासिल कर सकते हैं। जैसे न्यायाधीश जो है वो गवाहों को बुला करके नोट करता है और गवाही लेता है, ठीक है। वकील लोग उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी मानवाधिकार आयोग कर सकता है। तो गवाहों को बुलाना, गवाहों से गवाही लेना और उनका प्रति परीक्षण करना। अगर किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाना है, अगर किसी व्यक्ति को जांच कार्य में सहयोग के लिए बुलाना है तो उसको समन जारी कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो उसके खिलाफ वारंट निकाल के गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। तो शपथ पत्र दूर बैठे व्यक्ति के लिए, गवाही उसको बुला के यहां पर उससे बुलवाना, या फिर आपका नहीं आए तो वारंट जारी करके गिरफ्तार करके लाना, ये न्यायालय की शक्तियां जो है मानवाधिकार आयोग के पास है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज चाहिए तो चाहे किसी न्यायालय का रिकॉर्ड हो, चाहे किसी पब्लिक का रिकॉर्ड हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का रिकॉर्ड हो, सभी दस्तावेजों की प्रतियां हासिल करने का, उसका फोटोकॉपी हासिल करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग के पास है। अगर वो किसी कंपनी का बैलेंस शीट मांगता है, कंपनी बोलेगी नहीं खुफिया है, हमारा पर्सनल प्राइवेट डेटा है, हम नहीं देंगे, ना देना पड़ेगा,
सभी दस्तावेजों को हासिल करने का अधिकार है। इनके पास इवन न्यायालय के रिकॉर्ड्स को हासिल करने का अधिकार है। इसीलिए तो अध्यक्ष चीफ जस्टिस रिटायर्ड को बनाए हैं, ताकि अभिलेख लाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए किसी खास मामले की जांच करानी है तो ये एक जांच कमीशन बिठा सकता है, जांच अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और उन अधिकारियों को अपने पावर्स दे सकता है कि जाओ नोट करके आना, तुम जो लिखोगे वो फाइनल है ना, और किसी का बात नहीं मानेंगे। तो जांच करवाना, अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी भी प्रीमाइसेस पर छापा मार देना। मानव अधिकार के अधिकारी किसी भी संस्था में छापा मार सकते हैं, किसी के भी घर में तलाशी ले सकते हैं, घुस सकते हैं, सामानों को जब्त कर सकते हैं, पंचनामा बना सकते हैं, दस्तावेजों को जब्त कर सकते हैं। सर इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, पुलिस वाले रेड मारते हैं, वैसे ही लोग रेड मार सकते हैं, ठीक है, और सामानों को जब्त भी कर सकते हैं। और फाइनली आपका सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जांच करवाना, पुलिस भेज सकते हैं। तो मानवाधिकार आयोग जो है व्यापक जांच की शक्तियां रखता है। न्यायालय की तरह लोगों को गिरफ्तार करा सकता है, सजा दे सकता है, दस्तावेज इकट्ठा कर सकता है, किसी घर में रेड भी मरवा सकता है। व्यापक शक्तियां। तो आप एक तरफ से सोचते जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनकी शक्तियों का विस्तार समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो शक्तियां हैं सिविल न्यायालय की, ये हर एक कानून में किसी न किसी जांच एजेंसी या अथॉरिटी के पास हमेशा रहता है। तो अगर आप एक बार इसको समझ गए तो समझिए सभी कानूनों में ये वैसे ही लागू होगा। आगे हम बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग ने जांच किया, उनको मिला मानवाधिकार का उल्लंघन, ठीक है। प्राण, जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, नींद का अधिकार, किसी भी अधिकार का उल्लंघन मिला। मान लीजिए एक पिता ने अपनी बेटी को कमरे में कैद करके रखा है, बेटी के आजादी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह मानवाधिकार आयोग को पता चल गया, उन्होंने घर में रेड मारा, उनको दिख गया कि बेटी जो है कमरे में बंद थी। अब जो है क्या कर सकते हैं? तो मानवाधिकार आयोग क्या कदम उठा सकता है? यह दे सकता है मुआवजा। जिसका मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है उसको जो है एप्रोप्रिएट मुआवजा देने की का प्रावधान कर सकता है। अभी मानवाधिकार आयोग के जेब में पैसा तो है नहीं कि निकाल के ये ले मुआवजा, नहीं। राज्य सरकार को कहेगा इसको मुआवजा दो, केंद्र सरकार को कहेगा इसको मुआवजा दो, और सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुआवजा दे सकता है। आपका जिन लोगों ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, यानी आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे को पीट देता है, उसका सर फोड़ देता है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, तो सर फोड़ने वाले ने जो अपराध किया उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही करने की बात कह सकता है। तो अभियोजन की शुरुआत यानी पुलिस कार्यवाही, मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पुलिस कार्यवाही का सलाह दे सकता है। और न्यायालय को भी बोल सकता है कि आप केस दायर कीजिए, सुनवाई शुरू कीजिए, पुलिस अपने आप हरकत में आएगी, एक्शन में। तो इस तरह से आपका पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा, पीड़क, उत्पीड़क या मानवाधिकार के उल्लंघन करता व्यक्ति को के खिलाफ अभियोजन, और न्यायालय को आपका केस दायर करके उस व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के निर्देश दे सकता है। ये तो इंस्टेंट है। तो अगर आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अगर आपको पता है कि ये राइट्स, ये अधिकार आपको मिलने चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और कोई आकर के आपके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है, अगर कोई आपके धर्म को मानने के अधिकार को रोकता है, तो आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं और वो आपको मुआवजा दिला सकती है, जिसने आपको रोका है उसको जेल भिजवा सकती है, उसके खिलाफ न्यायालय में केस करवा सकती है, ठीक है। और ये फिर सरकारी स्तर पे होगा। इसके अलावा जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजेगी कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और सरकार को सिफारिश करेगी कि क्या चेंज किया जाए ताकि मानवाधिकार मिले। अंतरिम राहत और विशेष रिपोर्ट, ये जो है एडिशनल वर्क है। जब तक ये न्यायिक मामला चल रहा है तब जो है मानवाधिकार आयोग अंतरिम राहत अपने तरफ से उपलब्ध करा सकती है पीड़ित को, और ये विशेष रिपोर्ट जारी करेगी जो सारे देश में ये बताएगा कि देखो भाई ऐसे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और ऐसे मानवाधिकार आयोग ने इनको बचाया। जैसे सीआईडी लोगों को बचाती है ना, सीआईडी सीरियल देखे ना, बिल्कुल वैसी यहां पे जो है मानवाधिकार का मामला है, ठीक। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, वो है सशस्त्र बलों के संदर्भ में प्रक्रिया। इससे पहले मैं आपको एक कॉमन सी चीज बता देता हूं। अब देखिए बहुत
लंबा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे काम करता है। तो नॉर्मल स्टाइल में क्या है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जब भी कोई व्यक्ति शिकायत लेकर के आता है कि भैया मेरे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो गया, इन्होंने मुझे मारा, पीटा, डांटा, मेरे ये अधिकार छीन लिए, वो अधिकार छीन लिए, मुझे वोट नहीं डालने दे रहे हैं, मुझे कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे हैं, मुझे जो है पढ़ने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, फिर क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो आपकी शिकायत को ग्रहण करेगा और सरकार को बताएगा कि हाँ भाई इसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसने किया उसके खिलाफ कार्यवाही करो, इस व्यक्ति का कल्याण करो। अगर सरकार कार्यवाही करके उसकी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को नहीं देती, तब मानवाधिकार आयोग एक्शन लेता है। और एक्शन कैसे लेता है? जांच करके। तो जांच करेंगे भाई, जांच शुरू होती है तो सामान्य जांच प्रक्रिया में मानवाधिकार आयोग स्वयं जांच करने जाता है और किन अधिकारों का इस्तेमाल करता है? इन तक शक्तियों का इस्तेमाल करता है नॉर्मल केस में। और इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद वो रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने रखता है, उसके अंदर में ये सारे एक्शंस लेता है, ये कदम उठाता है और सरकार को बोलता है आप लोग इसको एक्शन में लाइए। सरकार को सिफारिश करता है, सरकार के सामने रिपोर्टिंग करता है कि भाई ये घटना हुई है, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। और सरकार से बोलता है एक्शन कंप्लीट हो जाए फिर हमको रिपोर्ट करना। मान लीजिए मानवाधिकार आयोग ने कहा आप जो है किसी छुआछूत के शिकार व्यक्ति का जो है कल्याण कीजिए, उसको धनराशि उपलब्ध कराइए और जो उत्पीड़क है उसको जेल भेजिए। सरकार नहीं भेजेगी तो क्या कर लेंगे? तो सरकार बोलती है जेल भेजे कि नहीं, उसका रिपोर्ट हमको चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार से ये डिमांड करता है। तो इस तरह से नॉर्मल जांच की प्रक्रिया चलती है, पर सशस्त्र बलों के संदर्भ में प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है। क्यों? देखिए, भारत में कुछ इलाके आतंकवाद से ग्रसित हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, अशांत इलाके हैं। इनको कहा जाता है आपका अशांत क्षेत्र, जहां पे लागू होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। और यहां पर सेंट्रल पुलिस यानी केंद्रीय सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन सबको विशेष अधिकार होते हैं। यहां पर सेना को विशेष अधिकार होते हैं कि आपका अशांत क्षेत्र की वजह से, आतंकवादी गतिविधियों की वजह से आप सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं, बिना कारण किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं विभिन्न घरों की और छापे मार सकते हैं, हमले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में मानवाधिकार का बड़ा उल्लंघन होता है। राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। जब आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों को बांध के उठा के ले जाते हैं, तो किडनैपिंग है वो एक तरह का, स्वतंत्रता का हनन होता है, उससे जीवन के अधिकार का भी हनन होता है। ठीक है, तो सशस्त्र बलों के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग क्या प्रक्रिया अपनाता है? सबसे पहले तो सशस्त्र बलों की शिकायत कोई करेगा। मान लीजिए पुलिस या सेना जो है किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाती है, तो मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है तुरंत सबसे पहला कदम उठाएगा, नंबर 1, केंद्र सरकार को बोलेगा सशस्त्र बलों ने ऐसा किया, पुलिस वालों ने ऐसा किया, सेना वालों ने ऐसा किया, आप तुरंत इस मैटर को देखिए और आप इसकी जांच करवाइए, है ना, क्योंकि विभागीय जांच का एक सिस्टम होता है। आप इसकी जांच करवाइए और रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन को दीजिए। बोल दिया भाई। अब सरकार जो है फटाफट जांच करवाती है, पुलिस या आपका सेना के अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंप देती है। अब जो रिपोर्ट सरकार ने दी, उस रिपोर्ट का अध्ययन करके ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलती है ये घटना हुई थी, है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है पुलिस वालों ने गोली मार दी। अब उस व्यक्ति के भाई ने कहा फेक एनकाउंटर है, मेरा भाई अपराधी नहीं था, उसको जबरदस्ती गोली मार दी गई। तो वो जाकर के किसके पास आएगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन सरकार को बोलेगा आप जो है तुरंत जांच कीजिए। पुलिस विभाग उन पुलिस अधिकारियों को जांच करेगा जिन्होंने गोली मारी, एनकाउंटर किया है, और वो जो जांच से रिपोर्ट आएगी सरकार ह्यूमन राइट्स कमीशन को देगी। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन उसका अध्ययन करेगा, बोलेगी हाँ गोली मारी गई, यहां पर ये गलती हुई है, यहां पे इस बात को इंश्योर करना चाहिए था कि वो आतंकवादी हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए था, और नहीं हो सके तब गोली मारनी चाहिए थी। ऐसे धूम धड़ाका गोली चलाते हुए फिल्मी कलियां यहां पे नहीं चल रही है। तो आपका रिपोर्ट के आधार पर ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलेगी आप अपने पुलिस मैनुअल में सुधार कीजिए, आप अपने तौर तरीकों में सुधार कीजिए, या इस अधिकारी ने यहां पर यह गलती की है, उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, जान लेने की बात है।
तो जो सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है उसको अगले 3 महीने के अंदर सरकार को लागू करना है। मान लीजिए सरकार ने कहा फलाना पुलिस अधिकारी को जो है आप बर्खास्त कीजिए या उसको जो है न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत डालिए, तो 3 माह के अंतर्गत सरकार उस पुलिस अधिकारी को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और प्रस्तुत करने के बाद उसका एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगी कि आपने जो कहा था ह्यूमन राइट्स, हमने उस पर एक्शन ले लिया। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार को बोला, सरकार ने जांच करवाई, जांच के बाद ह्यूमन राइट्स के पास आया, ह्यूमन राइट्स ने सिफारिश की, सरकार ने उस सिफारिश पे एक्शन टेकन ले लिया, एक्शन टेकन और सिफारिश पे कार्यवाही रिपोर्ट जो है तैयार हो गई। ठीक है, तो एटीआर का मतलब होता है कार्यवाही रिपोर्ट। फाइनली अब जो कार्रवाई हो गई उसके बाद सरकार फिर से बताती है कि आपने जो बोला था वो हो गया। उसके बाद फाइनली आपका जो है इस पूरी प्रक्रिया का प्रकाशन किया जाता है। तो एनएचआरसी शुरू करती है, हमारे सामने शिकायत आई, हमने सरकार को बोला, सरकार ने सेना और पुलिस की जांच करवाई, हमको वापस जो है रिपोर्ट की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला जिस रिपोर्ट के आधार पर हमने सरकार को सिफारिश की, 3 महीने में 90 डेज में सरकार ने वापस हमको रिपोर्ट दिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट। अब एनएचआरसी के पास शिकायत है, पहली रिपोर्ट है और फिर सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है। इन सभी का प्रकाशन आपका एनएचआरसी राष्ट्रीय स्तर पर करता है, इंटरनेट पे पब्लिश कर देता है, ताकि सबको पता चले कि किस तरह की घटना और कैसी कार्रवाई हुई है, ताकि लोग मानवाधिकार को लेकर के सजग रहें। और फाइनली आपका शिकायतकर्ता को सूचना देता है कि आपने जो शिकायत की थी उस पर हमने इतनी लंबी कार्यवाही की है। तो देयर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, शिकायत के बाद केंद्र सरकार को आपका जो है केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगना, केंद्र सरकार का रिपोर्ट देना, रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश होना, उस सिफारिश के ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट और फाइनली उनका पब्लिकेशन। तो इस तरह से आपका ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको आप प्रॉपरली लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये लंबे क्वेश्चन के रूप में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आप ऐसे प्रश्नों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब राज्य मानवाधिकार के ऊपर। राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरा हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राज्य प्रतिरूप है ना, वो नेशनल लेवल का, ये स्टेट लेवल का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंडर आता है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग संस्था है, राज्य मानवाधिकार आयोग अलग संस्था, दोनों डिफरेंट है, दोनों स्वतंत्र संस्थाएं। जैसे केंद्र सरकार अलग संस्था है, राज्य सरकार अलग संस्था है। राज्य सरकार केंद्र के हुक्म बजाने के लिए नहीं बैठी है, दोनों अपनी अपने शक्तियां संविधान से हासिल करती है। वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र संस्था है और ये राज्य के क्षेत्र पे काम करती है, इसको भी डायरेक्टली इसी कानून से पावर मिलता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष आपके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए या फिर रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए या फिर उच्च न्यायालय के कोई अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश चलेंगे। तो ये सब जो है वो हमको रिटायर्ड मिले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो करंट न्यायाधीश को भी ला सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हों, उनको हम राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। योग्यता ये होनी चाहिए, सदस्यों में उच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश, जिला न्यायालय के न्यायाधीश जिनका 7 साल का अनुभव हो और कम से कम एक सदस्य जिसको मानवाधिकार क्षेत्र का अनुभव हो, इनको मिला करके हम लोग बनाएंगे मानवाधिकार आयोग राज्य का। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, अध्यक्ष और सदस्यों की, और इनको हटाने का काम भी राज्यपाल कर सकता है। तो जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करता है और पदमुक्ति करता है, वैसे ये काम राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है, संवैधानिक प्रमुख है। जो नियुक्ति समिति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बनती है, केंद्र से कंपेयर करते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री, यहां पे मुख्यमंत्री नियुक्ति समिति का अध्यक्ष, केंद्र में गृह मंत्री है, यहां भी राज्य का गृह मंत्री नियुक्ति समिति का सदस्य, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, यहां विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति समिति का सदस्य, और आपका विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो नियुक्ति समिति में 4 लोग हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। जहां विधान परिषद होती है वहां पे विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष के नेता वो भी शामिल हो जाते हैं, तो 6 लोग हो जाते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं मानव अधिकार न्यायालय। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य इत्यादि का अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल केंद्र सरकार में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसकी जो शक्तियां हैं सेम टू सेम राज्य मानवाधिकार आयोग की भी होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां, जांच की शक्तियां, जिस तरह से सामान्य जांच की प्रक्रिया आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उठाता है वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग भी जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो जिस तरह से कदम उठा सकता है वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग भी उठा सकता है। पुलिस बलों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों जांच कर सकते हैं। ध्यान रखना है, सेना के मामले में, सशस्त्र बलों के मामले में राज्य अधिकार जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता। अब देखिए लेक्चर थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, पर ये सब टेक्निकल निटी-ग्रिटीज हैं, हर एक कानून में होती है। तो अगर आप कानून पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक ले सकते हैं और जो पढ़े हैं उसको मन में रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा जुगाली टाइप से कीजिए, तभी आप लोग को लिखने में समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं RNIS एकेडमी की ओर से हम लोग हिंदी मीडियम की क्लासेस लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी, हमसे जुड़े रहिए और अपने आंसर्स, अपने एफर्ट्स जो हैं उनको हमारे साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार न्यायालय की हम लोग बात कर रहे हैं। राज्य सरकार इसको स्थापित करती है, स्टेट गवर्नमेंट। मानवाधिकार न्यायालय केंद्र सरकार नहीं बनाती, राज्य सरकार स्थापित करती है सलाह उच्च न्यायालय की। मतलब राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के साथ कंसल्ट करता है और उच्च न्यायालय की सलाह पे, उच्च न्यायालय की सलाह का मतलब है भाई न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही तो पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे राज्य सरकार, बोले तो राज्यपाल जो है वो नियुक्त करता है किसी भी मानवाधिकार न्यायालय को। कहां? प्रत्येक जिले में। जिला स्तर से नीचे इसको नहीं बना सकते और इसका प्रकार है सत्र न्यायालय। ये एक सेशंस कोर्ट है। देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन जो है ये आपराधिक मामला है। जब भी आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचा रहे होते हैं, तो एकदम क्रिमिनल मामला है। तो ये जो क्रिमिनल केस है उस मामला की वजह से आपका फर्स्ट क्लास सेशंस जज, प्रथम श्रेणी का सत्र न्यायाधीश जो है वो आपका मानवाधिकार न्यायालय का जज हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विशेष लोक अभियोजक। अब मानवाधिकार न्यायालय में जब मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई होगी, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आया हुआ, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग से आया हुआ हो, वहां पर जो पीड़ित पक्ष, जिसके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है ना, जिसके साथ छुआछूत हुआ है, जो मारपीट का शिकार हुआ है, जो आपका बहुत तकलीफ में है, उस व्यक्ति को वकील नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक सरकारी वकील होगा जिसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, विशेष लोक अभियोजक। ये एक सरकारी वकील है जिसके पास कम से कम 7 साल का अनुभव है, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ये जो है आपका पीड़ित की ओर से केस लड़ेगा और उत्पीड़क को अपना केस खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक होना जरूरी है। ठीक, तो देखिए मानवाधिकार के आपकी रक्षा के लिए कितना सारा प्रावधान किया गया। अब एक आम आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता था, बड़ा बोर लगता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपके लिए फ्री का वकील है, अगर आपको पता है कि आपके लिए स्पेशल कोर्ट है, अगर आपको पता है कि आपकी शिकायत सुनने के लिए कोई बैठा है, तो आपके लिए चीजें कितनी आसान होती है कि नहीं। तो देखिए आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिख सकते हैं, अपनी तकलीफें उनको बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो मीडिया संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अपने क्षेत्र के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से संपर्क करके आप इन आयोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी तकलीफ सुना सकते हैं। कोई भी तकलीफ हो आपको, चाहे घर की तकलीफ हो, चाहे समाज की तकलीफ हो, चाहे आपको किसी से कोई समस्या ही क्यों ना हो, आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे मेरे को कैसे पता चलेगा? आप शिकायत तो पहले कीजिए, वो मानवाधिकार की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है वो उनको डिसाइड करने दीजिए। तो ये तरीका है भाई, है ना। शिकायत तो कैसे दिल में दबा के नहीं रखना है, रोमांटिक फिल्म थोड़ी चल रहा है। मानव अधिकारों की सीमाएं, या सीधे सीधे कहें राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों की सीमाएं। तो देखिए किन मामलों में मानव अधिकार आयोग जांच नहीं कर सकते।
किन मामलों में नहीं कर सकते? सबसे पहले जो मामले ऑलरेडी न्यायालय में लंबित हैं, आप केस कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यायालय से लूट के नहीं ला सकते। तो मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित मामले, सब जुडिस केसेस जो हैं उनकी जांच नहीं कर सकते, उस पर तो ऑलरेडी न्याय हो रहा है भाई। दूसरा, अगर राज्य मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच कर रहा है तो उस मामले को जबरदस्ती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं ले सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी की जांच कर रहा है तो राज्य उसको खींच नहीं सकता। तो इससे एकदम क्लियर हो जाते हैं कि अन्य आयोग, यस, केंद्र सरकार ने किसी खास आयोग का गठन किया, जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में आपका लिब्रहन आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो मामला मानवाधिकार आयोग के सामने नहीं जाएगा। तो दूसरे नंबर पे अन्य आयोग के सामने आए हुए मामले कोई दूसरा मानवाधिकार आयोग नहीं सुनता। उनका कहना भाई उनको जाके बताओ। और तीसरा, अगर आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और आप 1 साल के अंदर शिकायत करने नहीं गए तो फिर कोई उल्लंघन का शिकायत नहीं कर सकते। तकलीफ हुई है, तुरंत छटपटाओ, तुरंत जाओ, ठीक है। तो मानवाधिकार का आपका उल्लंघन हुआ है, उस घटना के 1 वर्ष के अंदर आपको शिकायत करनी है, उसके बाद की शिकायत सुनी नहीं जाएगी। क्यों ऐसा किया गया है? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण है कि जब चोट लगती है, जब मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तब जो है आपका लोग सबसे तकलीफ में रहते हैं और तभी जो है उनको राहत मिलनी चाहिए। अगर उल्लंघन हुआ उसके 50 साल बाद आप मानवाधिकार आयोग के पास जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उतनी तकलीफ ना हो जितना आप दिखावा कर रहे हैं, ऐसा मानवाधिकार आयोग का सोच रहता है। तो जल्दी जाओ, ठीक है। आप में से अगर किसी को दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानवाधिकार आयोग का एनालिसिस। अब कानून खत्म, ठीक है। मानवाधिकार आयोग कैसे काम करता है, क्या शक्तियां होती हैं, सब देख लिया हमने, ठीक है। अब कानून खत्म, अब ध्यान देना है कि आपका क्या खोया क्या पाया। हमने मानवाधिकार आयोग का अध्ययन किया, क्या मिला, कहां तक सक्सेसफुल हुए हैं मानवाधिकारों के बारे में समझने में, उनको लोगों को जागरूक बनाने में, और कहां पे हमारे सामने समस्याएं आ रही है, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये सेक्शन ऐसा है, ये ओरिजिनल है, आपके सामने कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां तक सफल है, ऐसा कभी सवाल पूछता है, अपना मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। तो कभी भी मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, कभी भी आप जो है सफलता असफलता को एनालिसिस करेंगे, क्या खोया क्या पाया, इस टाइप से देखेंगे। तो हमेशा आपको दोनों पहलुओं को लिखना है कि मानवाधिकार आयोग कितना सक्सेसफुल हो रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है, दूसरी तरफ कहां पे जाके बुझा मर रहा है, कहां पे जाके मैनेज नहीं कर पा रहा है, आपका असफल हो रहा है, ठीक है। तो अवसर और चुनौतियां, सफलता और असफलता दोनों को एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मानव अधिकार को लेकर आज के डेट में लोगों में जागरूकता आई है। टीवी पे, सीरियल्स में, वेब सीरीज में, हर जगह ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। खासकर शहरी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समृद्ध वर्ग, युवा वर्ग जो आईटी से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, उनमें जागरूकता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। तो जागरूकता सबसे ताकतवर चीज है जो आई है मानव अधिकार के संदर्भ में, और दूसरों को इस जागरूकता तक पहुंचाने के लिए एनजीओस तो और खुल के काम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सफल हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोगों को न्याय दिलाने में, बहुत सारे मामलों में लोगों को मुआवजा मिला है, तकलीफें दूर हुई हैं, पुलिस वालों के अत्याचारों के खिलाफ ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, हिरासत में मौतें हुई हैं, है ना, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, बहुत पीटते हैं, गिरफ्तारी भी नहीं दिखाते हैं, एकदम किडनैपर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे मामलों में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुल के जो है पुलिस वालों की मुखालफत की है, बहुत सारे लोगों को सजा भी हुई है, हिरासत में हुई मौतों के लिए इवन छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है, ठीक है। आपका मानवाधिकार उल्लंघन फेक एनकाउंटर्स के मामले में हो, आपका बिना किसी सबूत के निरुद्ध लोगों के मामले में हो, बिना किसी कारण के लोगों को आतंकवाद से संबंधित मामलों में अंदर कर दिया जा रहा है, तो इन सब पीड़ित लोगों के लिए आपका जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपका न्याय प्राप्ति का मंच बन के आया। और जब आप जाओगे तकलीफ बताने तो आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग दिखेंगे, और उनमें फिर एकता आता है, एकता आती है, मजबूती आती है। सरकार जो कि बहुत संगठित संस्था है, लोगों के सामने बहुत ताकतवर होकर खड़ी होती है,
कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट आपका जो है ठेकेदार जैसे लोग हैं, समाज के प्रभावी लोग, समाज के ठेकेदार, इन लोग जो है इतने ताकत के घमंड में आ जाते हैं कि हमारा कौन क्या कर लेगा। उनके अंदर जवाबदेही लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, यह बहुत जरूरी है। तो सरकार के अंदर और आपका समाज के ठेकेदारों के अंदर जवाबदेही पैदा करने का काम जो है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने किया है। क्योंकि आज जो है सरकार अगर कोई लापरवाही करती है और ह्यूमन राइट्स कमीशन संज्ञान लेता है, पूरे देश में हल्ला होता है, क्या पूरे विदेश में भी हल्ला हो जाता है। ठीक है, भले ही सरकारी अधिकारी ठेकेदार बेशर्म हो जाएं, लेकिन ये बेशर्मी की सीमा जो है वो एनएचआरसी तय कर रही है। ठीक है, पुलिस और सेना, इनके अंदर भी जवाबदेही पैदा करने का एनएचआरसी ने किया है। पहले ऐसा लगता था कि पुलिस वाले खुल के एनकाउंटर कर देते हैं। ठीक है, फिल्मों में हमने देखा फेक एनकाउंटर्स, हमने रियल लाइफ में भी देखा है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं हम लोग, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है। सेना के द्वारा फेक एनकाउंटर्स, मेडल पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, ये भी घटनाएं हुई हैं। सेना ने स्वयं इस चीज को माना है और जांच करके ऐसे गलत अधिकारियों को दूर भी किया है। देखिए, हम सेना की बहादुरी पे शक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अपने अंदर जो क्रिमिनल टाइप की सोच रखने वाले अधिकारी और सिपाही हैं उनको जानो, क्योंकि अगर उनको आप बचाओगे और वो ऊपर चले जाएंगे तो वो सेना को ही क्रिमिनल बना देंगे। और इसीलिए सेना और पुलिस में जवाबदेही पैदा करने के उद्देश्य से क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के उद्देश्य से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा शिकायत ग्रहण करना और जांच करवाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी सेना का जो ड्यूटी के प्रति, ईमानदारी के प्रति जो कमिटमेंट है वो बना रहे। अगर कोई आपका जो है सेना या पुलिस का अधिकारी फेक एनकाउंटर करता है, मेडल पा जाता है, वो आगे बढ़ता है, तो दूसरे अधिकारियों पर उसका क्या असर पड़ेगा? एक गैंग में और एक सेना में क्या अंतर रह जाएगा? और इस बात को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग पैदा कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल हुए हैं। नेक्स्ट है उत्पीड़न। पुलिस, सेना, सरकारी अधिकारी, समाज के प्रभावशाली वर्ग, ऊंची जातियों के लोग, इन सब के द्वारा जो समाज में कमजोर वर्गों के उत्पीड़न में कमी देखने को मिली है। अब आप बोलेंगे कमी कहां है, लोग आज भी तो परेशान हो रहे हैं, पर ये जो कमी है ये हमको ऐसे देखने को मिल रही है कि आपका पीड़ित लोग आवाज उठाने लगे। और अगर आपको लगता है नहीं उठा रहे हैं तो आप उठा के देखो, देखो आपकी आवाज कहां तक पहुंचती है, एनएचआरसी तक पहुंचती है कि नहीं। जेलों में सुधार, जेलों में सुधार देखने को मिल रहा है, जेलों में कैदियों की सुविधाएं बढ़ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैदी सुधर करके आए। और मीडिया का उदय, ये पॉइंट मैंने खुद बनाया। देखिए क्या है कि मीडिया का उदय तो वैसे भी होना था, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को मीडिया में उठाया जाता है तो एक तरह से आम आदमी की तकलीफ से मीडिया जुड़ता है और ये मीडिया बनता है आपका फोकस्ड मीडिया। और ये जो है आम आदमियों तक वो बात लेके जाता है कि आम आदमी की कहानी, उसकी तकलीफों की कहानी सब लोगों को सुनाए, ताकि उस तकलीफ से पूरा समाज एक साथ निकल सके। ऐसा नहीं वो मरे हमारा क्या है। ऐसे असंवेदनशील समाज का अंत करने के लिए मीडिया का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। और फाइनली ह्यूमन राइट्स के लिए इतना रोबस्ट सिस्टम बनाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारा सम्मान, हमारे समाज का, भारतीय समाज का सम्मान जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए क्या फर्क पड़ रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर के। ठीक, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें आने लगेंगी, लेकिन बाधाएं भी हैं। अब तकलीफ क्या है? हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कितना ही जागरूक हो पाएगा फटाक से, तो जागरूकता की कमी अभी भी बनी हुई है। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर रिलीज किया और मेरे पास फोन आने लगे। इसका मतलब लोग ये जानते ही नहीं है कि उनके अपने स्टेट में, उनके अपने जगह पे जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन उनको सर्विस देगा, उनके लिए, उनके न्याय के लिए लड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी जागरूकता कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कम पढ़े लिखे क्षेत्रों में, बुजुर्ग लोगों में, निम्न जातियों में, महिलाओं में जागरूकता की कमी है। पहुंच की समस्या, दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे गांव में रहने वाले लोग जहां लोग असल में पीड़ित हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन तक। उनको पता नहीं है कैसे पहुंचे, चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन, इन सब मामलों में दौड़ लगाने, विशेष लोक अभियोजक से मिलने, उन सबसे बात करने कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसे नहीं है, बस चढ़ने के पैसे नहीं है लोगों के पास। ठीक है, और आयोग, तो ये लोगों की समस्या है। अब आयोग की अपनी समस्या है। एक तो आयोग के पद भरते नहीं हैं,
दूसरा, जज लोग को धीरे काम करने की आदत होती है, या कहें कि बहुत सारे केस एक साथ लेते रहते हैं, तो आयोग बहुत धीरे काम करता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, और आयोग बहुत धीमे काम करता है। आयोग जो काम करता है वो सलाहकारी प्रकृति का है, मतलब मानवाधिकार आयोग सरकार से सिफारिश करता है आपको ये करना चाहिए, सरकार उसको नहीं करेगी, क्या कर लेगा मानवाधिकार आयोग? कुछ नहीं। तो सलाहकारी प्रकृति, और सरकार जो है किसी भी चीज को डिले करती रहती है, लटकाती रहती है, अरे मानवाधिकार आयोग का छोड़ना यार, देखेंगे ना। तो ये सरकार और आयोग की जो समस्याएं हैं ये यहां पर उभर के आती हैं। एक्चुअल में आपको ये देखना चाहिए कि ये जो दो समस्याएं हैं ये आपका आयोग से संबंधित समस्या है, सरकारी जो है व्यवस्था उसमें ये दो समस्याएं हैं। लाल फीताशाही, सरकार किसी भी काम को धीरे धीरे करती है, नियमों में बांध के करती है और लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है, मानवाधिकार का उल्लंघन वो भी है। तो लाल फीताशाही की वजह से मानवाधिकार जो है वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं, मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें भी सड़ती रहती हैं। और पुलिस और सेना, इनको भारी सम्मान है समाज में, तो सरकार क्या करती है, पुलिस और सेना को प्रमोट करने का प्रयास करती है, और उनमें अगर कोई कमजोरी है, उन्होंने कोई फेक एनकाउंटर या क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो उसको छुपाने का प्रयास करती है। यही दबाने, छुपाने और पक्षपात करने का जो प्रयास है, इसकी वजह से जो है आपका मानवाधिकारों को एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक दुरुपयोग होता है, सालों सालों पुराने मुद्दों को जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने उठा उठा के राजनेता लोग अपना उल्लू साधने के लिए जाते हैं, और आजकल गोदी मीडिया जो है ये भी आपका मजे लेने के लिए पहुंच जाती है, एक्चुअल में कोई रिजल्ट आता नहीं है। तो जिस मीडिया के माध्यम से हम ह्यूमन राइट्स को पॉपुलर बनाना चाह रहे थे, आजकल वो जो है सरकार के गुण गाता रहता है, ह्यूमन राइट्स की बात सिर्फ ओकेशनली होती है। और आजकल तो एक बहुत फेवरेट शगल बन गया है सवाल पूछना कि ह्यूमन राइट्स की बात सिर्फ हमारी सेना और हमारे पुलिस वालों के लिए क्यों होती है, उन्हीं को क्यों जवाब देना पड़ता है, कोई आतंकवादियों से जाके क्यों नहीं पूछता, ये ह्यूमन राइट्स वाले सब एंटी नेशनल लोग हैं, ऐसा रिटोरिक आजकल चल पड़ा है। ये सोच ठीक नहीं है। आप गौर कीजिए कि अगर आज आप जो है सेना या पुलिस के अंदर जवाबदेही की स्थापना नहीं करेंगे, तो कल के दिन सेना और पुलिस के अंदर छुपे हुए अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो है आपका उनका ईगो बहुत हाई हो जाएगा। उसके अंदर अगर एक भी व्यक्ति गलत है जो अपने फायदे के लिए दूसरों के मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, मारपीट करता है, उत्पीड़न करता है, वसूली करता है, फेक एनकाउंटर्स करता है, तो ऐसे इंसान को आप प्रोटेक्शन देते दिखाई देंगे। और ऐसे इंसान को अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंतर्गत नहीं पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो जाएगा। तो क्या हम लोग इंतजार करें पुलिस और सेना के बदनाम होने का, है ना? आपका वसूली और फेक एनकाउंटर्स का इंतजार करते बैठे रहें? नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में हमको बेहतरी के लिए आपका बुरे लोगों को हटाना और अच्छे लोगों को बेहतर स्थान देना पड़ता है। ठीक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा बोलते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस में ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन रिच एरिया है, ह्यूमन राइट्स जो है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप आंसर लिखने के लिए बैठे तो एक पहलू जिसके ऊपर आप आंसर लिख रहे हैं उसी पे फोकस करें और उससे खुद को जोड़ करके लिखने का प्रयास करें। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और कानूनों का अध्ययन करेंगे, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कानून आएंगे जैसे कि आईटी एक्ट, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो बेसिक्स हैं वो बढ़िया हैं तो आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंटरशिप में सफलता हासिल करने का प्रयास कीजिए। आर्यन आईएएस एकेडमी आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ है। थैंक यू।